दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार होते हैं। पहला पूंजीवादी प्रकार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम देखते हैं पहले ये कहाँ से आया और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको 2 और प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और जानते रहिए अच्छे से कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो क्या होता है। पहला प्रकार की मैं बात करूं तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसको आप इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटल से ये बनता है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसके जनक आप कह सकते हैं कि एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। एडम स्मिथ साहब का जन्म 1723 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1790 ईस्वी को हुई थी और ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। आप एक बात ये जान लें कि जो भी चीज़ें छनकर आती हैं या जिन चीज़ों का इजाद होता है वो उस समय के सिनारियों से ही बनता है। जो बैकग्राउंड उसका होता है उससे वो चीज़ें तय होती हैं। जब आप देख लें कि एडम स्मिथ साहब 18वीं शताब्दी में थे तो उस समय का जो हमारा विश्व था, उस समय की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो बाजार थे, जो मार्केट थे, तो उस समय जो समस्याएं थीं उसको ठीक करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई, आप कह सकते एक थ्योरी लाया गया। और एडम स्मिथ साहब ने चीज़ों को रीड करा और उन्होंने कहा कि सरकार को यानी राज्य को बिना मतलब के उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ साहब ने कहा कि राज्य को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार के पास अपनी खुद की शक्तियां होती हैं जिसे आप उसके अदृश्य हाथ कह सकते हैं, वे खुद को बैलेंस कर सकती हैं। तो एडम स्मिथ साहब ने साफ कहा कि बाजार को अपने पर छोड़ देना चाहिए, आप यानी राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो बाजार की शक्तियां हैं जैसे कि मांग और आपूर्ति, वे खुद अपने चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। इसमें कोई मतलब नहीं होता कि राज्य हस्तक्षेप करे। और इन चीज़ों को उन्होंने जो लिखा, एक किताब पब्लिश कराया, उसमें उन्होंने लिखा। और ये किताब उनकी जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इस किताब में इन्होंने अपने सिद्धांतों को लिखा। और इस तरह के इस सिद्धांत को जिन देशों ने अपनाया, जैसे कि आप देखेंगे कि अमेरिका जो है, अमेरिका इसी वर्ष आज़ाद हुआ था और इसने भी इस अर्थव्यवस्था को, इस थ्योरी को अपनाया। तो जो भी देश इस थ्योरी को अपनाए तो करीब 1800 ईस्वी तक एक अर्थव्यवस्था पनपी और जिसे नाम दिया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट खुद से चीज़ों को तय कर रही थी। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी भी कहा गया। फ्री उद्यम प्रणाली भी इसे कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को फ्री छोड़ दिया गया था। बाजार के हस्तक्षेप बाजार खुद चीज़ों को तय कर रही थी, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ साहब थे। इसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक चलती रहती हैं, एक अर्थव्यवस्था अच्छा चलता रहता है। और इसी समय आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। इसी समय औद्योगिक क्रांति हुई थी। हुआ क्या कि चीज़ों का बनना बहुत ज़्यादा हो गया। जो भी प्रोडक्ट्स थे वो मशीन के आने से बहुतायत बनने लगे। और वैसे स्थिति में जो भी पूंजीपति थे उनको लाभ चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा कि मजदूरों से बहुत काम लेना शुरू किया, शोषण करना शुरू किया उनका, और अपने प्रॉफिट पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया। इससे क्या हुआ, एक बड़ा तबका मजदूर बन गया और उनका शोषण होने लगा। तो आप देखेंगे करीब 100 साल के बाद एक कार्ल मार्क्स साहब आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, मजदूरों का शोषण हो रहा, जो कि एक बहुत बड़ा तबका था, तो उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तब कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब कि हम बाजार को उस पर नहीं छोड़ सकते, स्टेट कंट्रोल करे। ये
बाजार को हम उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये कहा कार्ल मार्क्स साहब ने। जब इनका पीरियड आप देख लें थोड़ा सा, 1818 से 1883 के बीच ये थे। मतलब इस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पनप चुकी थी और औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ गया था। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि एक बड़ा तबका शोषित है, तो हम बाजार को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज सरकार के अधीन होनी चाहिए, सारा बाजार सरकार के अधीन होना चाहिए। और जो ये सिद्धांत लेकर आए और उससे जो इकोनॉमी डेवलप करी, उसे हम कहते हैं राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। हालांकि इसके और भी नाम आप देखेंगे, लेकिन ये बेहतर नाम मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य पूरी तरह से बाजार को नियंत्रित करती है, राज्य तय करती है कि प्रोडक्शन क्या होगा, कितना होगा, किसके लिए होगा। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये बाजार तय करता था कि प्रोडक्शन कितना होना है, क्या होना है और किसके लिए होना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स साहब ये आए और ये करे। इसी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लेकर आप देखेंगे कि रसिया क्रांति हुई थी, रूस क्रांति हुआ था, और वहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ था, मजदूरों के हाथ में सत्ता भी आ गई थी। तो आप देखेंगे कि रूस में ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था लागू हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, फिर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और एक 1929 में महामंदी आती है। महामंदी आने का कारण थोड़ा सा आप देख लें। हुआ क्या कि औद्योगिक क्रांति आने के कारण चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया और मजदूरों का शोषण जारी रहा। ऐसे हालात में मजदूरों के पास पैसा था नहीं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन चीज़ों का खरीदने वाला कोई नहीं था, उपभोक्ता नहीं था, बाजार नहीं था। तो प्रोडक्शन आपके पास है, उत्पाद है, डिमांड मार्केट में उसका नहीं है, तो मंदी आ जाएगी। मंदी आने का साफ कारण है कि अगर आपका डिमांड गिर जाता है बाजार में, तो मंदी आ जाना तय है। मंदी कैसे आता है, थोड़ा सा हम इसको चर्चा कर लें, और उसके बाद हम आपको तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाते हैं। हुआ ऐसा कि 1929 के पहले आप देख लें कि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी थी, रसिया को छोड़ दें तो। बाद में चीन और वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके, क्यूबा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के थे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और मजदूरों के पास पैसा था नहीं, एक बड़े तबके के पास पैसा नहीं था, तो उन चीज़ों का कंज्यूमर कोई नहीं था। ऐसे में डिमांड उसका हुआ घट गया, और चूंकि चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो बिकेंगे नहीं, तो मंदी आएगी। थोड़ा सा समझ लें मंदी कैसे आती है, फिर चीज़ों को समझना बेहतर होगा। मान लें कि 2-3 स्थितियां हैं। एक स्थिति है कि प्रोडक्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा हो गया और ये बाजार में बिक नहीं रहा, मतलब डिमांड नहीं है। तो चूंकि जब डिमांड नहीं है, डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार में क्रय शक्ति नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे? तो पहले ही लोग गरीब हैं, परचेस कर नहीं सकते, डिमांड है नहीं। तो ऐसे हालात में जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर 1000 चीज़ों का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष डिमांड नहीं, कम गया डिमांड, तो 600 का ही बिक्री संभव हो पाया, 400 बच गए। अगले साल कंपनी क्या करेगी कि प्रोडक्शन को आधा कर देगी, मान लेते हैं 500 कर देती है, और जब प्रोडक्शन को हाफ करेगी कंपनी, तो आप याद रखें कि इसके पास जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी छटनी करेगी, उनको नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम है तो उनको ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग एक छट गए, मान लेते हैं कि 100 कर्मी छट गए, ये जो कर्मी यहाँ से निकाल दिए गए, इनकी नौकरी चली गई, इनके पास पैसा नहीं है, तो जो डिमांड पहले से ही कम था, अब चूंकि लोगों की नौकरी चली गई है, ये डिमांड और कम जाएगा, डिमांड और नीचे गिरेगा, और ऐसे हालात में कंपनियां अगले साल प्रोडक्शन और कम करेंगी, और ये दौर चलता जाएगा, ये साइकिल उल्टा चलता जाएगा, और हम मंदी और फिर महामंदी के दुष्चक्र में फंसते जाएंगे। तो बाजार में डिमांड को बढ़ाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि 1929 के आसपास पूंजीपतियों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था, मजदूरों का शोषण हो रहा था, एक बड़े तबके का शोषण हो रहा था, पैसे नहीं थे उनके पास, तो ऐसे में डिमांड कम हो गया, और धीरे धीरे जो विश्व है वो मंदी और फिर महामंदी के दुष्चक्र में फंस गई। तो इन चीज़ों का आप याद रखेंगे, 1929 में ये महामंदी आई थी,
और इन चीज़ों का अध्ययन एक नए अर्थशास्त्री आते हैं, मैं उनका नाम बता दूंगा आपको, वे हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। वे आते हैं और वो उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो चीज़ें थ्योरी आता है या जो सिद्धांत जो विचार आते हैं वो उस समय के जो परिस्थितियाँ थीं उससे बनती हैं। तो एक अर्थशास्त्री मैंने आपको बताया जॉन मेनार्ड कीन्स, ये साहब जो आए, इनका जन्म आप ध्यान देंगे बहुत ही एक रोचक आपको दिखेगा कि जब कार्ल मार्क्स साहब गए दुनिया से, यानी कि 1883, तो इनका जन्म हुआ था उसी साल और ये 1946 तक रहे थे। और इन्होंने इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया, महामंदी को देखा और उसके बाद एक नया सिद्धांत लेकर आए। इन्होंने कहा कि अगर हम अर्थव्यवस्था को यानी बाजार को उसी के सहारे छोड़ देते हैं, मतलब बाजार को बाजार के सहारे छोड़ देते हैं, अर्थव्यवस्था को बाजार के सहारे छोड़ देते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। एक अलग किस्म का असंतुलन पैदा होगा जो धीरे धीरे उस अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। ये कहना था जॉन मेनार्ड कीन्स साहब का। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और स्टेट कंट्रोल्ड राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दोनों के गुणों को ले लेते हैं, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और जो नई प्रकार की अर्थव्यवस्था बनेगी हम उसको अपनाते हैं। मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, ये कहना था इनका। और जो इन्होंने एक नया अर्थव्यवस्था, एक नया टाइप सुझाया, उसे ही हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये सुझाया हुआ था जॉन मेनार्ड कीन्स साहब का। ये तीसरे प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्था है, आप इसे बोल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन्होंने साफ कहा कि अगर राज्य कंट्रोल नहीं करती है बाजार को तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं और मंदी और महामंदी आ सकता है। तो ऐसे में राज्य को कंट्रोल करना चाहिए। और आप अगर हाल फिलहाल की घटना को लें तो जो कोरोना हमारे सामने आया, कोरोना महामारी जो हमारे सामने आई वैश्विक आपदा बनकर, तो ऐसे में आप देखे होंगे कि भारत का जो जीडीपी है वो -23%, मतलब निगेटिव में 23% नीचे चला गया था। तो वैसे में फिर क्या हुआ, जो भी सरकार थी हमारी वो लोगों के पास पैसा पहुंचाना शुरू करी, ब्याज दर को कम किया गया ताकि मार्केट में पैसा पहुंचे। और जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो उनके पास क्रय शक्ति बढ़ेगी, मतलब मार्केट की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी और जब प्रोडक्शन कंपनियां करना शुरू करेंगी, ज़्यादा करेंगी, तो वो कर्मचारियों को रखेंगी और इस तरह से रोजगार बढ़ेगा और ये सही वाला साइकिल शुरू हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर करने लगेगी। और आप देखेंगे कि आज के डेट में अर्थव्यवस्था हमारी पॉजिटिव में आ गई है। तो यहाँ पर ये सही थे जॉन मेनार्ड कीन्स साहब। और हमने भी यानी भारत ने भी उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया कि हम बाजार को भी छोड़ दें, यानी कि जो पूंजीपति हैं वे भी अपना फैक्ट्री लगाएं और सरकार भी फैक्ट्रीज को लगाए और दोनों समानांतर चले तो चीज़ें बेहतर होंगी। और जहाँ पर भी दिखे कि कुछ गलत हो रहा वहाँ पर सरकार कंट्रोल करे। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था सामने आई उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स साहब जो थे, जो अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को जो इन्होंने बुक में लिखा, किताबबद्ध करा, उस बुक का नाम आप देख लें, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बुक का नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि बुक 1936 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसमें ये इन्होंने अपने विचारों को रखा और इसके बाद जो भी देश आप देखेंगे आज़ाद होती हैं वे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। जनरली उनका झुकाव होता है उधर, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था उस समय के लिए और अभी भी बेहतर है कि पूंजीपति लोग भी अपना काम करें, सरकार भी अपना काम करे और दोनों मिलकर जन कल्याण की भावना से काम हो, तो ये बेहतर था। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन कल्याण की भावना आती है और पूंजीपतियों को भी प्रॉफिट होता है। आप देखेंगे जब 1929 में महामंदी आया था
तो जॉन कीन्स ने उसका रीड करा, उसे पढ़ा, समझा और फिर अपना थ्योरी दिया। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम मंदी से उबर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो इन्होंने उपाय बताए, एक उपाय बताया कि अगर जो सरकारी खर्चे हैं उसको बढ़ा दिया जाए, यानी सरकारी खर्चों को हम बढ़ा दें और मौद्रिक नीति को ठीक से बनाएं, सोच समझ कर बनाएं। और तीसरा कि ब्याज दर को कम कर दें, जिससे कि मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ जाए, तो हम मंदी से उबर सकते हैं। यानी सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी करना। मंदी से उबरने के मैं उपाय बता रहा हूं आपको, कैसे इससे उबरा जा सकता है। तो सरकारी खर्चों में हम ना बढ़ोतरी कर देंगे और जो मौद्रिक नीति बनाएंगे वो सोच समझ कर बनाएंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरा कि जो ब्याज दर है उसे हम कम कर देंगे, ताकि बाजार में पैसा का फ्लो हो वो बढ़ जाए और लोगों के पास पैसा आ जाए, मार्केट के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाए और इससे डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो और डिमांड बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा और ये साइकिल सही चलने लगेगा और हम मंदी से उबर पाएंगे। और यही आपने अभी कोरोना काल में देखा भी। तो कीन्स के अनुसार कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दोनों के गुणों को समाहित कर लें, सम्मिलित कर लें और एक जो नई अर्थव्यवस्था आएगी उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये उनका फिलॉसफी था। और उन्होंने ये कहा, जॉन मेनार्ड कीन्स साहब ने, जो उन्होंने कहा उसका प्रभाव पूंजीवादी देशों पर भी पड़ा और जो स्टेट कंट्रोल थे उन पर भी पड़ा। आप देखेंगे कि पूंजीवादी देशों में एक चीज आया, पब्लिक गुड्स। इस टर्म को आप याद रखें, पब्लिक गुड्स, इसकी नींव पड़ी। आप जिसे कह सकते हैं सोशल वेलफेयर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि पूंजीवादी देशों में सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पर छोड़ देना लोग छोड़ दिया करते थे, तो वैसे में क्या हुआ कि जो लोग गरीब थे, मजबूर थे, असहाय थे, वृद्ध थे, उनका रहन सहन बहुत खराब हो चुका था। तो वैसे में इन्होंने क्या करा कि कुछ ऐसी चीज़ों को, जन कल्याणकारी चीज़ों को लाए ताकि उन लोगों के पास जो कुछ कर नहीं सकते थे उन तक पैसा जाए। और जब उन तक पैसा जाएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो मैं पहले बता चुका हूँ वे सारी चीज़ें बढ़ेंगी, पॉजिटिवली बढ़ेंगी और इस तरह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ करेगा। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। आप कह सकते हैं कि स्टेट कंट्रोल्ड वाली अर्थव्यवस्था भी, जैसे कि आप चीन को ले लें या रशियन को ले लें, वो तो पहले से इन्फ्लुएंस थे। मतलब कि वो तो उसे मान ही रहे थे कि हम पूंजीपतियों पर छोड़ नहीं सकते बाजार को, हमको खुद से सारी चीज़ों को करना होगा। तो इस तरह से ये जो आया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया ये फिलॉसफी था। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके एग्जाम्पल्स अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश हैं। स्टेट कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था, इसके एग्जाम्पल्स मैं बता चुका हूँ, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा, वियतनाम जैसे देश हैं। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा अपना भारत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मैं इकोनॉमिक्स के कुछ अगले टर्म को लेकर आऊँगा।